अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं उस्ताद अहमद कसाना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम ज़ेर बहस लाएँगे और वो है एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए 14 जनवरी को मुईद यूसुफ साहब ने एक अनाउंसमेंट किया और कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, वो हम अनाउंस कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुख्तलिफ फीचर्स हमने देखे, मुख्तलिफ उन्होंने तकरीबन 50% जो डिस्क्लोज़ किया, बाकी जो 50% है वो अनडिस्क्लोज़्ड है। लेकिन जो भी उन्होंने बताया उसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर मिसिंग थी। कंस्पीकुअस जिसको कहते हैं ना, वो कंस्पीकुअसली एब्सेंट थी और वो थी एनर्जी सिक्योरिटी। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान का आपको पता है कि इम्पोर्ट बिल सबसे बड़ा जो है वो फ्यूल पे जाता है, फिर एडिबल ऑयल पे जाता है, टी पे जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमारा सारे का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खा जाती हैं। हमारी एनर्जी का डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेज़ जो हमारे पास लार्जेस्ट रिज़र्व्स हैं कोल के, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम डेफिशिएंट रहते हैं। और जब तक इसका इंश्योर नहीं किया जाता, इसके मसाइल हल नहीं किए जाते, उस तक नेशनल सिक्योरिटी जो है, उसको सिक्योर करना कहाँ तक मुमकिन है? इसका ज़रा तजिया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि आपका तो बैकग्राउंड ही सारे का सारा ये गैसिफिकेशन का है और एनर्जी का है और आपने बड़ा काम किया हुआ है इसके ऊपर। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है, जी। उसमें एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो उसका ज़िक्र नहीं है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के बगैर कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन सकती है जी? मैं समझता हूँ कि एज ए नेशन हम एक ट्रांजिशन में हैं इस वक्त, फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू अ नॉर्मल इकोनॉमिकली वायबल स्टेट। और सिक्योरिटी उसका एक हिस्सा है, इस तरह एनर्जी भी उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मेरा ख्याल है हम एक फेज से निकल रहे हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी जो है दैट्स नॉट इनफ। पिछले 40 साल में जब से ये अफगान वॉर में हम गए हैं 79 से, तो हमारा सारा फोकस सिक्योरिटी पे रहा है और चीज़ों को हमने इग्नोर किया है। तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको भी इंश्योर करें, क्योंकि बगैर एनर्जी के, बगैर फ्यूल के कोई मुल्क नहीं चल सकता। और ये बड़े लेसन्स बड़े क्लियरली 70s में हमें मिले थे, जब अमेरिका केम टू अ स्टैंड स्टिल, जब ऑयल एम्बार्गो लगाया गया उन पे। एम्बार्गो लगा था, हाँ। जी। तो वो भुट्टो साहब ने वो और अहमद सकाफ और वो शाह फैसल, इन लोगों ने मिलके, हाँ। जी हाँ जी, उस वक्त वो बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड का बड़ा जिक्र था। और वो जी हाँ। इस्लामिक समिट के बाद वो चाह रहे थे थर्ड वर्ल्ड का समिट हो और जिनके वो पास उसको रिसोर्सेज। उन्होंने जी चेकमेट कर दिया था। जी। तो वो जब जब जो क्राइसिस हुआ एनर्जी का, फ्यूल का अमेरिका में, तो जिमी कार्टर उस वक्त प्रेसिडेंट थे। तो वो टीवी पे आए, उन्होंने माफी मांगी कौम से और कहा कि आज के बाद नॉट अगेन। तो उन्होंने फिर जितने पॉसिबल सोर्सेज थे एनर्जी की, उन पर रिसर्च की, सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाई, बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। और इस वक्त अमेरिका के पास मल्टीपल ऑप्शंस है एनर्जी के, यानी कोल से लेके सोलर, विंड, जियोथर्मल, हर एरिया में उन्होंने रिसर्च की टू मेक श्योर। शेल गैस जिसपे आजकल लोग इक्तफा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि सुई गैस निकलाई थी, हमारी मौजें हो गई थी 1952 से, वी वर एनर्जी सरप्लस नेशन। हमने सोचा कि ये इसी तरह चलता रहेगा और ये गैस हम उड़ाते रहेंगे। मुझे याद है मैं उस वक्त द न्यूज़ में होता था। जी तो हम लोग उससे जब ये रिसर्च करते थे, एनर्जी की बीट मेरे पास होती थी। जी तो ये जो एनर्जी के वाले जो एक्सपर्ट्स है वो हमें कहते थे जी कि 200 साल के रिजर्व्स हैं हमारे पास। जी। तो जब ये 2000 के बाद मैंने देखा कि एकदम वो सिनेरियो चेंज हो गया, वो तो डिप्लीट हो गया सारा कुछ। मैंने कहा यार ये तो 200 साल का कहते थे, वो किधर चले गए सारे के सारे रिजर्व्स? ये क्या जी, हुआ? दो चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि नई डिस्कवरीज ऑनलाइन नहीं आई। हमारे यहाँ जो डिस्कवर करने के बाद ऑनलाइन आने का पीरियड बहुत लंबा है। एक तो नई डिस्कवरीज ऑनलाइन नहीं आई, और फिर वो 2000 की जो 2002 के बाद वो बहुत स्ट्रेच किया उन्होंने गैस को बहुत ज्यादा। वो एक किस्म के पॉलिटिकली टू गेन फेवर्स उन्होंने सीएनजी में भी लगा दी, हर जगह गैस पहुंचा दी। तो ओवर स्ट्रेच होगी, मिसमैनेज हुई बहुत। तो वो जो डिपॉजिट 100 साल तो चलने चाहिए थे, 200 साल तो जरा स्ट्रेच था, मगर 100 साल के बजाय 50 साल में हमने उड़ा दी। अगर एफिशिएंटली यूज होता तो। जी, हमने मिसमैनेज किया, ओवर स्ट्रेच किया। और जो नए डिस्कवरीज थी वो ऑनलाइन नहीं आए थी, वो गेम प्लान नहीं था।
उसकी वजह से ये डिस्ट्रप्शन जो ये और अल्टरनेट जो कोला है वो 90 में डिस्कवर हो गया था जो है 175 बिलियन टन जो था वो डिस्कवर हो गया था लेट 90s में। उस पे उसको हमने सीरियसली नहीं लिया, उसको हमने एज एन अल्टरनेट फ्यूल सोर्स डेवलप नहीं किया, उसकी माइनिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। और वो क्योंकि मेरी बैकग्राउंड माइनिंग की थी और मैं जब चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन को, तो मैंने माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत उठाने की कोशिश की। तो वो मैं 2004 से इसके पीछे लगा हुआ था कि जी हमने माइनिंग करनी है थर में। जहां भी मैं जाता था कोई कहता था जी हमने ये करना है, कहता नीचे गैस बना देनी, कहता कुछ कर देना है। मेरा एक ही फोकस था कि वी हैव टू माइन थर कोल, कोला हमने निकालना है। कोला निकलेगा तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर होगी। और वो शुक्र है वो यानी 14 साल का एक कंटिन्यूस स्ट्रगल रहा। और यहाँ काम रोकने वाले, डिटूर करने वाले और वो लोग जिनकी फील्ड्स नहीं होती वो एडवांटेज लेने वाले, वेस्टेड इंटरेस्ट इतना है यहाँ इस मुल्क में कि इट्स माइंड बॉगलिंग। मगर बहरहाल हम लगे रहे। मेरी टेन्योर भी खत्म हो गई 2005 में, मैंने फिर भी इसका थर का पीछा नहीं छोड़ा, बिकॉज आई वाज श्योर कि बगैर माइनिंग के जब तक कोला नहीं निकलेगा बात आगे नहीं चलेगी। तो वो 2018 में कोला निकला, शुक्र है। तो वो कोला निकला, उससे अब बिजली बन रही है ब्लॉक नंबर 2 में। अब ब्लॉक नंबर 1 में चाइनीज ने कोला निकाल लिया है, वो 3 बिलियन टन उनके। ये जो चाइनीज की आई है डिस्कवरी, इसमें कितना बड़ा ये आप समझते हैं कि ब्रेक थ्रू है? नहीं, ये डिस्कवरी नहीं है, ये मिस रिपोर्ट हुआ है। ये डिस्कवरी नहीं है, उन्होंने माइनिंग की है, डिस्कवरी तो हो चुकी है। देखो ना, वो तो वो ये उन्होंने इस वक्त कोई 12 से 14 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं थर कोल एनर्जी बोर्ड ने। अब वो मुख्तलिफ कंपनीज को उन्होंने ब्लॉक्स एलोकेट किए हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक ये चाइनीज कंपनी ने लिया था। उन्होंने अब वो उसको डिग करके वो कोले तक पहुंच गए हैं, तो दे आर रेडी। डिस्कवरी नहीं है, डिस्कवर तो हो चुका है, ये तो 90s में डिस्कवरी। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि रेडी फॉर व्हाट? रेडी फॉर प्रोडक्शन और क्या? यस, रेडी फॉर पावर जनरेशन। वो पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो मेरा जो फोकस है इस वक्त फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इस वक्त हमें पावर का इशू नहीं है, हमारा फ्यूल का इशू है। ठीक है, पावर भी जनरेट करें, मगर उसके साथ साथ क्योंकि हम 21वीं सदी में है, इस वक्त हमारी फंडिंग नहीं होगी अगर हम सिर्फ बिजली बनाएंगे आग कोले को जला के। बर्निंग ऑफ कोल इन द 21st सेंचुरी इज एन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। मगर भारत क्योंकि हमारी नीड्स हैं तो कुछ थोड़ा बहुत हम करेंगे, मगर उसके साथ साथ जो अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें गैसिफिकेशन है कोल की, डीजल बन सकता है, यूरिया बन सकता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस बन सकती है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा पूरी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो थर कोल हमें प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज सच अ मैसिव डिपॉजिट। ये जो आपने मॉडल का जिक्र किया, अमेरिकन मॉडल का, और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रेसिडेंट कार्टर ने कह दिया था कि नॉट अगेन, और वाकई उन्होंने फिर प्रूव किया कि उन्होंने फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया और शेल गैस आप कह रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय भी कर रहे हैं, और अब उनको वैसे कि बेसिकली अब जरूरत भी नहीं है बाहर से मंगवाने की। जी जी बिल्कुल। अब जो सूरत हाल है उसमें ना सिर्फ उन्होंने ये किया डॉक्टर साहब, उन्होंने बल्कि जिन लोगों ने, जो लोग इन्वॉल्व थे ऑयल एम्बार्गो में, दे गॉट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो कोई जिंदा कौम जो होती है वो सोई नहीं रहती, वो ये देखती है कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है उसको भी उन्होंने बंदोबस्त किया, ठिकाने लगाया, और बल्कि फिर साथ साथ उन्होंने अपनी जो ऑप्शन थी उनको डाइवर्सिफाई किया और आगे निकल गए, और आज वो डिपेंडेंट भी नहीं है। हमारे लिए इसमें क्या सबक है? सबक ये है कि जी हम अपनी नीड्स और को सीरियसली नहीं लेते एज ए नेशन। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं somehow। I cannot say what is the reason, मगर हम अपनी नीड्स को, सिक्योरिटी नीड्स को, एनर्जी नीड्स को, नेशनल नीड्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट को, कॉमन डेवलपमेंट को, कॉमन गुड को हम सीरियसली नहीं लेते। हमारे यहाँ बड़ा नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट, नैरो फोकस है, इंडिविजुअल फोकस है, अपने इंटरेस्ट हैं। लोग कहते हैं जी आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी तो टर्म भी खत्म हो गई, आप। मैं कहा यार मेरे पास एक एक्सपर्टीज है, व्हाई शुड आई सिट एट होम। मैं सर को इंटरनेशनल पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस में ले गया, 14 पेपर पब्लिश किए इसके ऊपर, दुनिया को मुतारिफ कराया कि जी ये भी एक डिपॉजिट है, ये भी एक रिसोर्स है, फोकस किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त बहुत कम लोग हैं जिनका एक नेशनल फोकस है कि हमने कुछ करना है। और फिर जब वो नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, और बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जी, और वो पावरफुल लोग हैं, ऐसे नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है। जब नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस आती हैं तो फिर जो लोग हैं वो कहते हैं यार अब छोड़ो, किस किस से लड़ें, टेक्निकल हम एक्सपर्टीज तो दे सकते हैं मगर ये नेगेटिव फोर्सेस लड़ना हमारा काम नहीं है, एंड दे सिट एट होम। मैंने आर्टिकल लिखना ही इसीलिए शुरू किए, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग।
मैं जब पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में वो 92 में ये संदक का कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट था, तो आई वाज अ कंसल्टेंट ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो मैंने जब उसमें गया, जिनको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये डिजास्टर है यार, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, तुम लेबोरेटरी के लोग हो, तुम्हें पता नहीं कि एक माइनिंग इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, कि आज किस तरह चलेगा काम, व्हाट आर यू डूइंग। सी, अब वो मेरी बात ही कोई ना सुने। वो मैंने कहा यार ये दिस इज अ डिजास्टर टू हैपन। अच्छा, मुझे वो कहे जी कि यहाँ कंसल्टेंट का कॉन्सेप्ट ये करना अपनी मर्जी है, चलो मोहर लगवानी है आपसे। अब मैंने कहा यार मैं इसलिए हम आए थे यहाँ करने, मोहरे लगाने के लिए। आई टुक इट ऑन माई सेल्फ, मैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर बंदे तक पहुंचा। मैंने कहा ये डिजास्टर है, ये संदक, वही हुआ इन दी एंड। ये संदक हमने प्लेट में रख के चाइनीज को दे दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने वो बनाई थी माइन, उन्हीं को हमने दे दिया। रेकोडिक पे भी वही हुआ, सेम थिंग। रेकोडिक पे भी मैं कहता, पहले तो एग्रीमेंट गलत किया, क्योंकि जो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया उनकी को माइनिंग, कमर्शियल माइनिंग की बैकग्राउंड ही नहीं थी। फिर जब एग्रीमेंट कर दिया तो उसमें से निकलने के लिए मैं 10 साल से जो अब इन्होंने डील की है, ये 10 साल पहले डील मैंने ऑफर को हो सकती थी। सी आई मेट ऑल द प्लेयर्स, आई मेट ऑल द प्लेयर्स, मैं टोरंटो भी आया, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई ऑन माय ओन, यू नो, अपने इनिशिएटिव पे मेरी उनसे मीटिंग हुई, बिकॉज मेरी फील्ड आई अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट। तो ये 10 साल पहले भी हम डील कर सकते थे। हमने नुकसान भी किया, मुकदमे भी लड़े, अरबों रुपए मुकदमों पे लगा दिए, मुकदमे भी हार गए, फाइन भी करा लिया, फिर आके हमने ये रेकोडिक पे डील की है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें डॉक्टर साहब एक चीज जरा मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने कहा कि इसको हमने डिस्कवर तो काफी देर से किया हुआ है, और थर का जो सारा सिलसिला है इसमें, मतलब इट्स अ ह्यूज रिजर्व, 175 बिलियन टन का कहते हैं कि 175 बिलियन टन है, तो ये कुछ छोटी बात तो नहीं है जी। अच्छा, फिर मुझे याद है कि 2004 में जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक कमेटी बनाई थी, आपको भी याद होगा, एनर्जी फोरसाइट कमेटी, और वो मरहूम जो थे, आपको याद है ना, वो मुनव्वर बशीर अहमद जी, नवर बशीर साहब उसके चेयरमैन। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ, कहाँ पे आके अब मामला जो है वो रुके हुए थे, और क्या अभी तक स्लो डाउन है या भी कुछ इन्होंने पेस अप किया है? जी, हुआ ये कि वो जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट होती गई हैं। जो 1904 में बनी और फिर जब वो इलेक्शन हुआ 2007 के बाद वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, उनका फोकस जो था, ये जो रोग डेमोक्रेसी जिन्हें मैं कहता हूँ, उनका फोकस किक बैक प्रोजेक्ट्स पे था, पैसे बनाने पे था, क्विक मनी टर्न अराउंड पे था। दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, और दुनिया की महंगी तरीन गैस पाकिस्तान में हम दे रहे हैं, फिर हम कहते हैं जी कम्पीट करना है। अब जो नंदीपुर का पावर प्रोजेक्ट है उसमें 1 यूनिट बिजली कॉस्ट करती है 42 रुपए, 42 रुपीज। कैन यू इमेजिन उसमें कितनी करप्शन हुई है, कितने किक बैक्स हुए हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और बेचारे मुनव्वर बशीर अहमद साहब जो थे, ही ब्लू द विसल ऑन दैट, और उस ब्लू विसल ब्लो करने पे उनको सजा दी गई, उन पे नैब का केस बन गया जी, वो बेचारे उन पे नैब का केस बन गया, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे पाकिस्तान से। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो विसल ब्लो करते हैं, जो सच बोलते हैं, उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। उन्होंने की, और उस वक्त के जो लोग थे, जो करप्शन रिलेटेड लोग, क्योंकि एक नेटवर्क है, जो इमरान प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये नेटवर्क है, बिल्कुल ये एक नेटवर्क है। सो दे मेक श्योर कि ये कोई किसी किस्म की कोई कोर्स करेक्शन ना हो जाए, बिकॉज वो उनके लिए वो मौत है। तो ये दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इस वक्त पाकिस्तान में कोला भी है, माइनिंग भी होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोल निकल रहा है। अब वेरियस ऑप्शंस है हमारे पास। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम एक पायलट प्लांट कोल गैसिफिकेशन का लगा लें, सही, जिससे हम किस जगह पे लगाएंगे, ये इधर कराची या थर, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि या ये कराची में लगेगा या थर पे लगेगा। अगर कराची में हम लगाते हैं ये पायलट, हमको 100 MMCFD गैस बनाना चाहते हैं इसे एज अ पायलट लेवल पे, तो वो फिर हम उसको इजीली CNG वालों को बेच सकते हैं, बिकॉज वो रेडी मार्केट है पाकिस्तान में CNG को, क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही। तो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पायलट प्लांट जो है वो या कराची में या थर में लगा लिया जाए, और कोयले से हम गैस बनाएं, सिंथेटिक नेचुरल गैस, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एस्टैब्लिश प्रोसेस है सारी दुनिया में। लुर्गी ने ये शुरू किया था जर्मनी में, फिर वही लुर्गी गैसीफायर साउथ अफ्रीका में गए, फिर वही लुर्गी गैसीफायर अमेरिका में भी है। तो ये एक स्टैंडर्ड अबव ग्राउंड गैसिफिकेशन प्रोसेस है, और आमतौर पर इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, जो एक डिजास्टर था, वो उससे कंफ्यूज नहीं करना इसको। ये अबव ग्राउंड कोला निकाल के गैसीफायर्स में वो उससे गैस बनाई जाती है। वो जो डॉक्टर समर मुबारक मान साहब ने कहा था वो अंडरग्राउंड, वो वाला आप समझते हैं कि वो वायबल नहीं है? वो टोटल डिजास्टर था जी, बिल्कुल डिजास्टर था। उसने टाइम जाया किया, उसकी वजह से डिगिंग नहीं हुई, 5-6 साल जाया कर दिए हमने खामखा।
और वो प्रोसेस कहीं भी कमर्शियली वायबल नहीं, आज तक नहीं है। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बिकॉज अगर वो कामयाब हो जाए तो उससे आसान हो जाता है। मगर इतने बड़े डिपॉजिट के लिए और इतने शैलो डिपॉजिट के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। देखो ना, 150 मीटर इज नथिंग। ये तो जो बहुत डीप डिपॉजिट्स हों, जो माइनिंग बड़ी मुश्किल हो और छोटे डिपॉजिट्स हों, वहां वो कोशिश करते हैं कि जी हमें माइनर बनानी पड़े, हम गैसिफाई करके वो निकाल लें वो कोयले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने जितना भी अभी तक कुछ बताया है, इसमें कितनी देर लगेगी? जैसा अमेरिका ने, देखे ना, सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एनर्जी ऑटर्की जो थी वो हासिल कर ली। बिल्कुल। हमें कितनी देर लगेगी एनर्जी ऑटर्की या एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए? हमें कितनी देर लगेगी मजीद, अगर हम इस रास्ते पे चल निकले? देखें जी, हम पायलट लेवल तक तो जा सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिससे मैंने जिक्र किया। अगर ये इफ ऑल द पीसेस फॉल इन प्लेस। पाकिस्तान का मसला ये है कि टू पुट द पीसेस टुगेदर हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज, और उसमें मैंने एक बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि मैं लगा रहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, क्योंकि जो ये दिस द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, कोल कम्स अंडर द सिंध गवर्नमेंट, तो मैं बीच में आई ट्राई टू एस्टैब्लिश द लिंक्स। तो अगर तो ये लिंक एस्टैब्लिश हो गए तो ये इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कोशिश करेंगे कि हमारा पायलट लेवल जो है प्लांट कोल गैसिफिकेशन का वो लग जाए। ये इस पे और पायलट से फिर अगला स्टेप क्या होगा? ये जी, इसमें जो गैसिफायर होते हैं, ये बैटरी होती है, ये एक बहुत बड़ा गैसिफायर नहीं होता, इट्स लाइक अ बैटरी ऑफ गैसिफायर्स। तो वो फिर आप उसको रेप्लिकेट करते हैं, यानी डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी एक के बाद 2, 3, 4, 5, जिस तरह वो जो है नॉर्थ डकोटा में जो डकोटा गैसिफिकेशन कंपनी है, जी हाँ, वो 15-20 गैसिफायर लगे हुए हैं वहां, तो आप एक बैटरी ऑफ गैसिफायर्स कर लेते हैं। तो बेसिकली सिंथेटिक नेचुरल गैस होगी जी। जी हाँ, ये पाइपलाइन क्वालिटी गैस है, वही चीज है जो नेचर ने कोयले को सदियों में, कोयले से गैस बनानी होती है, वो आप अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड ऑक्सीजन एंड स्टीम आप उसको नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पाइपलाइन क्वालिटी गैस है, और जो डकोटा की गैस और हमारी सुई गैस की कॉम्पोजिशन तकरीबन मिलती जुलती है, ठीक, तो वो कोई मसला नहीं है। फिर आप उसको पाइपलाइन में डाल देंगे। 270 किलोमीटर है पाइपलाइन, जो मेजर हमारी मेन पाइपलाइन है फ्रॉम थर, तो वो हमें फिर एक पाइपलाइन ले करनी पड़ेगी जो थर के साथ कनेक्ट करे, जिस तरह बिजली भी अब हम थर के साथ कनेक्ट कर दी है, एक वो थर इज नाउ कनेक्टेड विद द ग्रिड, नेशनल ग्रिड। इस तरह ये गैसिफिकेशन भी जो होगी, ये फिर जो नेशनल गैस ग्रिड है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। हम अपने कोयले से गैस बनाएंगे, डीजल भी बना सकते हैं, यूरिया भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बेशुमार 7-8 प्रोडक्ट्स जो है इससे बन सकते हैं। तो ये जो चाइनीज ने आपने बताया कि उन्होंने अब काम उस पर शुरू किया हुआ है, और उसमें उनको कितनी देर लगेगी ये सारा? वो मेरा ख्याल है वो 2023 में वो पावर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, बिजली बनाएंगे वो बिजली। लेकिन हमारे दोनों इश्यूज है ना, हमारा गैस का भी मसला है, हमारा बिजली का भी मसला है, हमारे मसले ही मसले हैं। नहीं, इस वक्त बिजली का इतना नहीं है मसला, क्योंकि बिजली का मसला जो है वो रोज हमें देखे ना, लोग पाकिस्तान से कॉलिंग करके बताते हैं जी कि हमारी लोड शेडिंग हो रही है, हमारी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। नहीं, वो ट्रांसमिशन के प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा इस वक्त, उसकी प्रोडक्शन के नहीं है, प्रोडक्शन के नहीं है। अच्छा, नहीं है, ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। आपने बिजली बना दी, उसको पहुंचाने के जराए नहीं आपने बनाए। इस वक्त बिजली जो है वो ज्यादातर हाइडल, वापडा वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे इस मुल्क में 10-12 डैम्स जो इस वक्त बन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी, ये भी इमरान खान का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे को पूछें कि इस वक्त इमरान खान की टीम में वसीम अकरम कौन है, तो मैं कहूंगा वो चेयरमैन वापडा है, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल जो है। अब वो कैरेट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन आ रहा है। तो इस वक्त जो फोकस है गवर्नमेंट का वो ये है कि हम पावर जनरेशन करेंगे बाय लोकल इनपुट्स, विच इज हाइड्रो एंड कोल। दिस इज द फोकस, और ये बिल्कुल सही फोकस है। और आपकी बात ठीक है कि इस वक्त हमारा दोनों मसला है, बिजली का भी और गैस का भी है। मगर गैस पे भी हमने फोकस नहीं किया यूजिंग थर कोल, उस पे फोकस हमें करना चाहिए जी। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा फोकस्ड है ऑन दैट, बिकॉज कराची में गैस के जो सबसे एक्यूट क्राइसिस गैस है कराची में है, एंड दे वेरी कंसर्न विद देयर इंडस्ट्री। बल्कि वो भी है, और उसके साथ साथ वहां मैं गया था अभी कराची, मैंने भैंस कॉलोनी भी विजिट की है, वहां गोबर बहुत है, उससे हम लोकल एरिया के लिए बायोगैस पे भी बायोगैस ऑल्सो। तो ये थर से हमें पावर भी मिल सकती है, हमें गैस भी मिल सकती है। बिल्कुल, यूरिया भी मिल सकता है, यूरिया भी, डीजल भी मिल सकता है, बिल्कुल। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? आप डॉलर टर्म्स में या वैसे हमें बता सकते हैं कि कितना मेगावाट, या फॉर एग्जांपल हमें कितनी हेल्प मिल सकती है थर से? जो मैंने पेपर इस पे लिखा था, इंटीग्रेटेड एनर्जी सिस्टम फ्रॉम थर कोल,
मेरे रिकमेंडेशन ये थी कि हम 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली कोयला जला के ना बनाए, क्योंकि एनवायरमेंटली ये एक इशू है। देखें ना, वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। अब हम ये दुनिया कोयले से जा रही, तो हम कह रहे हमने तो कोयला ही जलाना है, सही मैं कोयला ही जला सकता, वी कांट डू दैट। तो हम कोई 20,000 मेगावाट से ऊपर ना जाए, और मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी कन्विंस किया इसके ऊपर, और सिंध वालों को भी किया है कि हम मैक्सिमम अगर 20,000 भी ऑन बोर्ड आ जाती है तो 20,000 भी काफी है। बहुत है जी, बिल्कुल। इस वक्त कोई 3 और 5 के दरमियान आ रही है ऑनलाइन थर से, तो 20,000 तक हम बिजली बनाएं थर कोयले से, और उसके अलावा फिर हम गैस बनाते जाएं, एक्सपैंड करते जाएं, और उसको गैसिफिकेशन करते हैं, अनलेस वी हिट अ बिग डिपॉजिट ऑफ अनदर गैस, या हमारे पास शेल गैस हम डिस्कवर होती है, तो हम अपनी नीड जो हमारी शॉर्टेज है गैस की, वो हम थर कोल से उसको पूरा करते जाएं। तो शेल गैस की डिस्कवरी के ऊपर हमें कहाँ पे मसला है जी, हमें क्यों नहीं मिल रही? हमारे पास रिजर्व्स नहीं है या वैसे कोशिश नहीं की जा रही है? देखें जी, ये इस वक्त स्पेकुलेशन ये कि हमारे पास शेल गैस है, ये स्पेकुलेशन है कि जो हमारे ट्रेन है यहाँ शेल गैस है। उसके 2 रीजन हैं। एक तो हमारे अभी तक शेल गैस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास नहीं है, वो यूएस डोमिनेट करता है उस टेक्नोलॉजी को, नंबर 1। और नंबर 2, इतना फोकस भी नहीं रहा उसके ऊपर। मैंने अब लिखना शुरू किया इसके ऊपर कि हमें शेल गैस पे भी फोकस करना चाहिए। तो वी आर ऑलवेज बिहाइंड। वो नियाजी साहब कहते हैं मैं देर कर देता हूं, तो ये वी आर ऑलवेज बिहाइंड। हमारा प्रोएक्टिव जो है वो अप्रोच नहीं होती। तो शेल गैस फर्क कितना है, इसका फर्क भी तो देखें ना। वो जो है वो $3 पर MMBTU है, और उसकी जो LNG है हम जो पे करते हैं वो $11 से $15 तक है। बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क है, एब्सोल्युटली। ये इंपोर्टेड LNG तो देखें ना जी, वैसे भी फाइनेंशियली के अलावा भी एक सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट है। अगर नेवल ब्लॉकेड हो जाता है और LNG की सप्लाई बंद हो जाती है, देखो दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। समहाउ हमारा एनर्जी पे इतना, क्योंकि सुई गैस ने हमारी आदतें इतनी खराब की हुई थी। अब हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि मैं बटन दबाऊं तो गैस आ जाए, मेरा खाना भी पक जाए, और यूरिया भी बन जाए, और गाड़ी भी चल जाए, और इंडस्ट्री भी चल जाए। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल, और हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और मोहित यूसुफ इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि इसमें वो इंक्लूड करें। इज अ फाइन यंग मैन, वो काफी कोशिश कर रहे हैं, इस पे वो लगे हुए हैं। अल्लाह करे कि वो आपकी बात सुन लें और उसके ऊपर अमल भी करें। सिर्फ ये बता दें आखिर में कि अगर इंपोर्ट बिल, जिस तरह हमने बताया शुरू में कि सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा फ्यूल का, ठीक है ना जी, और फिर एडिबल ऑयल वगैरह कहा जाता है, फिर टी का, एक तो चाय हम बहुत ज्यादा पीते हैं। अच्छा, ये जो फ्यूल का, अगर हम ये सब चीजें जिस तरह आपने कही हैं ये हम कर लें, तो हमारा जो फ्यूल का जो इंपोर्ट बिल है उसमें कितना हमें फायदा हो सकता है? बहुत जी, द पॉइंट इज अगर हम इसमें 50% भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो इंपोर्ट बिल कैन बी कट टू हाफ। हमारा जो बजट डेफिसिट है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, 50% जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो हम कितने सालों में हासिल कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन 5 साल में, 3 to 5 years हम इसको ले जा सकते हैं अगर सीरियसली। इट्स नॉट अ बैड आइडिया देन। इसको अगर सीरियसली देखें ना, पॉइंट ये है कि एज अ नेशन जब हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो वी हैव डिलीवर्ड। अब देखें, न्यूक्लियर हमने बॉम्ब बनाया, हमने JF थंडर बनाया, हमने अल खालिद टैंक बनाया। देखो ना, जब एक एज अ नेशन हमने जब फोकस किया है किसी चीज के ऊपर और हम नेक नीति से उसके पीछे गए हैं, तो वी हैव द टैलेंट एंड द पोटेंशियल एंड द रिसोर्सेज टू अचीव इट। और हमने किया है, रिपीटेडली किया है। देखे ना, अब न्यूक्लियर डिवाइस बनाना या JF थंडर जहाज बनाना या अल खालिद टैंक बनाना ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। और मैं अभी भी समझता हूँ एक स्लीपिंग टेक्नोलॉजी जायंट है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि जिस दिन हमें पीछे बल्कि डिस्कशन भी हुई है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इसको हम प्रॉपर्ली अप्लाई करें और कमर्शियलाइज करें तो वी कैन कम अप वेरी क्विकली एज अ नेशन। अब चाइना और हमें ये फर्क है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को कमर्शियलाइज किया, अप्लाई किया। हम अल खालिद टैंक बना सकते हैं, साइकिल नहीं बना सकते। हम JF थंडर बना सकते, रिक्शा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे ने कभी कमर्शियलाइजेशन पे फोकस ही नहीं किया। हमने, और वो हम इंपोर्ट करते हैं। देखे ना, हम उधार लेके डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर हमने डेवलप कर दिया। आधा हमारा कर्जा जो है इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द लगा हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में, और फिर हम उससे चीजें बनाते हैं। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी नीड को पूरी करते हैं, मगर पॉइंट ये है फिर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च के हम चीजें बाहर से मंगवाते हैं। साइकिल भी बाहर से आती है, रिक्शा भी बाहर से आता है, फ्यूल भी बाहर से आता है। तो मेरा मतलब अब कहने के लिए वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिक्योरिटी पैराडाइम नाउ,
See, हमें नेशनल एक थिंकिंग करनी चाहिए, और अब तो वो कह भी रहे हैं कि जी इकोनॉमिक्स ये जो कह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स, उसका मेरा ख्याल है कि जो कॉर्नर स्टोन होना चाहिए वो आपका आइडिया है इसके मुताबिक होना चाहिए, और उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की एश्योरेंस जो है वो उसमें शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, एनर्जी सिक्योरिटी के बगैर कोई नेशन अपने पैरों पे, द व्हील्स ऑफ द नेशन विल स्टॉप, एंड एनर्जी हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। एनर्जी फोरसाइट कमेटी की रिकमेंडेशन मौजूद है, मेरे पास भी हैं, प्लानिंग कमीशन में भी हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट दैट, एंड मुनव्वर बशीर अहमद को भी एक ट्रिब्यूट होगा दैट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमने भी कंसीडर किए थे। ये तो बड़ी, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी उसी की रिकमेंडेशन से बनी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो पाकिस्तान में बनी उसी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, इसका मतलब है कि वो जिस तरह कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह करेगा कि ये सिलसिला चलेगा, और आपकी जो कोशिशें और काविशें वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, वेरी काइंड। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा।